कभी सोचा है मतलब कि हर रोज सूरज बिल्कुल टाइम पे कैसे उगता है और फिर डूब जाता है, और ये मौसम कभी एकदम से इतनी गर्मी तो कभी भयंकर सर्दी, रजाई से निकलने का ही मन नहीं करता। ये सब कैसे होता है? कोई जादू है क्या? हाँ हाँ, नहीं जादू तो नहीं, पर ये हमारी पृथ्वी का कमाल है। अंतरिक्ष में उसका जो नृत्य चलता रहता है ना, उसका नतीजा है ये सब। अच्छा, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की दो मुख्य गतियां हैं ना, एक तो उसका अपनी धुरी पर घूमना और दूसरा सूरज का चक्कर लगाना। इन्हीं को गहराई से समझेंगे। हाँ, ताकि ये पता चले कि ये दिन रात और बदलते मौसम आखिर बनते कैसे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जरूर। और देखिए, ये सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाली बातें नहीं है। हमारी रोज की जिंदगी, हमारी फसलें, हमारे त्योहार, सब कुछ इन्हीं गतियों से जुड़ा हुआ है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब होता कैसे है और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है? पृथ्वी का अपनी ही जगह पर घूमना। जैसे कोई लट्टू घूमता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे लट्टू घूमता है ना अपनी कील पर, वैसे ही पृथ्वी भी घूमती रहती है लगातार। इसी घूमने को घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं, या क्योंकि ये रोज होता है तो इसे दैनिक गति भी कह देते हैं। दैनिक गति रोज वाली। और इसमें कितना टाइम लगता है? पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर, मतलब एक पूरा घुमाव करने में करीब करीब 24 घंटे लेती है। अच्छा, 24 घंटे। हाँ, और इसी से वो दिन और रात वाला चक्कर होता है। एकदम। यही इसका सबसे सीधा असर है जो हम रोज महसूस करते हैं, दिन और रात का होना। वो कैसे? मतलब घूमने से दिन रात कैसे? सोचिए, पृथ्वी गोल है और सूरज एक तरफ से रोशनी डाल रहा है। तो जब पृथ्वी घूमती है, उसका जो आधा हिस्सा सूरज के सामने आता है, वहां रोशनी होती है। मतलब वहां दिन हो गया। हाँ, वहां दिन। और जो आधा हिस्सा घूमकर सूरज से दूसरी तरफ चला जाता है, अंधेरे में, वहां रात। अच्छा, ये तो सिंपल है। हाँ है तो सिंपल, पर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लगातार चलता रहता है। एक मिनट, अगर ये घूमना इतना जरूरी है, सोचकर भी अजीब लगता है। मान लीजिए अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे अचानक, क्या होगा फिर? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है मन में। वैसे तो ऐसा होने की संभावना नहीं के बराबर है, पर सोचें, अगर ऐसा हो गया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। जो हिस्सा सूरज के सामने आके रुक गया, वहां तो हमेशा के लिए दिन हो जाएगा। हमेशा दिन? बाप रे। हाँ, और सूरज की गर्मी से वो हिस्सा एकदम भट्टी बन जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म। और दूसरी तरफ जो अंधेरे में है? वहां हमेशा रात, कभी सूरज उगेगा ही नहीं। और वो हिस्सा इतना ठंडा हो जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा, एकदम बर्फीला। मतलब जीवन तो संभव ही नहीं होगा इसी जगह पर। बिल्कुल। जीवन के लिए ये तापमान का संतुलन, ये दिन रात का बदलना बहुत जरूरी है, जो घूमने से ही मिलता है। अच्छा, ये घूमती किस तरफ है? मतलब डायरेक्शन? मैंने सुना है सूरज पूरब से निकलता है, तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ओके। इसी वजह से हमें सूरज पूरब से उगता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। असल में तो सूरज वही है। अच्छा, सूरज नहीं चलता। हमारे सौर मंडल के हिसाब से देखें तो पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। सूरज का चलना हमें पृथ्वी के घूमने की वजह से महसूस होता है। इसे आभासी गति कहते हैं। ओ, जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो बाहर के पेड़ पीछे भागते हुए दिखते हैं, जी। पर असल में तो ट्रेन चल रही होती है। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल वैसा ही है। सूरज का उगना और डूबना, पृथ्वी घूम रही है, नजारा हमें सूरज के चलने का दिख रहा है। कमाल है। अच्छा, आपने कहा अपने अक्ष पर घूमती है। ये अक्ष या एक्सिस क्या चीज है? कोई असली डंडी है क्या जिसमें पृथ्वी फंसी हुई है? नहीं नहीं, ये कोई असली डंडी नहीं है। अक्ष यानी एक्सिस एक काल्पनिक सीधी रेखा है। सोचिए, एक लाइन जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से सीधे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक जाती है, पृथ्वी के केंद्र से होते हुए। अच्छा, एक इमेजिनरी लाइन। हाँ, और पृथ्वी इसी लाइन के चारों तरफ घूमती है, जैसे लट्टू अपनी कील पर। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है। क्या? पृथ्वी इस अक्ष पर एकदम सीधी खड़ी होकर नहीं घूमती, मतलब 90 डिग्री पर नहीं, सीधी नहीं है तो फिर? झुकी हुई है। हाँ, यही तो सबसे अहम बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं बल्कि लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री,
इतना झुकाव? हाँ, अपनी कक्षा का जो तल है ना, उससे ये अक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका मतलब है कि ये लंबवत से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सुनने में तो ये नंबर छोटा लगता है, 23.5 डिग्री, पर आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये मामूली झुकाव नहीं है। यही झुकाव पृथ्वी की जो दूसरी गति है ना, उसके साथ मिलकर मौसम बनाता है। मौसम मतलब गर्मी, सर्दी, वो इस झुकाव की वजह से। हाँ, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो जैसा मौसम हम आज देखते हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़, ये सब होती ही नहीं। सब जगह लगभग एक जैसा मौसम रहता साल भर। अरे, तो मतलब ये झुकाव ही मौसमों का राज है। लेकिन आपने कहा दूसरी गति के साथ मिलकर, वो कौन सी गति है? हाँ, दूसरी गति। घूमने के साथ साथ पृथ्वी एक और काम कर रही है लगातार। वो क्या? ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई डांसर घूम भी रहा है और साथ में गोल चक्कर भी काट रहा है स्टेज का। हाँ हाँ। बिल्कुल सही उपमा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, घूर्णन, साथ ही वो सूरज के चारों तरफ भी एक निश्चित रास्ते पर चक्कर लगा रही है। अच्छा, सूरज का चक्कर भी? हाँ, इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन। और क्योंकि ये चक्कर पूरा होने में लगभग 1 साल लगता है, तो इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति, तो ये एक चक्कर कितने टाइम में पूरा होता है? 1 साल में? बिल्कुल। पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं करीब 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। अरे लेकिन हम तो साल 365 दिन का ही मानते हैं। हाँ, अपनी सुविधा के लिए। लेकिन वो जो हर साल 6 घंटे बच जाते हैं, उनका क्या होता है? वो 4 साल तक जुड़ते रहते हैं। 6 घंटे x 4 साल बराबर 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। अच्छा, तो ये जो हर चौथे साल लीप ईयर आता है, फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो इसी वजह से? एकदम सही। वो एक अतिरिक्त दिन इन्हीं बचे हुए 6 घंटों को एडजस्ट करने के लिए जोड़ा जाता है, ताकि हमारे कैलेंडर मौसमों के साथ सही चलता रहे। इसे लीप वर्ष कहते हैं। समझ गई। तो 2 गतियां हो गई, घूर्णन से दिन रात और परिक्रमण से साल। हाँ, लेकिन मौसम कैसे बदलते हैं, उसका राज सिर्फ परिक्रमण में नहीं, बल्कि परिक्रमण और उस 23.5 डिग्री झुकाव के मेल में छिपा है। ये दोनों मिलकर मौसम बनाते हैं। ओके, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर भी लगा रही है और झुकी हुई भी है। इससे मौसम कैसे बदलते हैं? चलिए जून से शुरू करते हैं। अभी गर्मी का मौसम है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। 21 जून के आसपास की स्थिति लेते हैं। इस समय पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते हुए ऐसी जगह होती है जहां उसका उत्तरी गोलार्ध, मतलब पृथ्वी का ऊपरी आधा हिस्सा, सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध मतलब हमारा वाला हिस्सा, भारत जहाँ है, वो सूरज की तरफ झुका होता है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो चक्कर लगाते हुए कभी उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुक जाता है, कभी दक्षिणी। तो 21 जून के पास उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ होता है। इसका नतीजा ये होता है कि सूरज की जो सबसे सीधी, सबसे तेज किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती है। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा है। सीधी किरणें मतलब कम जगह में ज्यादा गर्मी। बिल्कुल, सीधी किरणों का मतलब है ज्यादा गर्मी। और साथ ही इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन भी सबसे लंबे होते हैं और रातें सबसे छोटी। अच्छा, तो ज्यादा देर तक धूप और वो भी तेज वाली, इसीलिए गर्मी होती है। एकदम, यही है ग्रीष्म ऋतु या गर्मियों का मौसम उत्तरी गोलार्ध में। अब सोचिए, ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध का क्या हाल होगा? अगर उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका है, तो दक्षिणी वाला उससे दूर झुका होगा? परफेक्ट। दक्षिणी गोलार्ध उस समय सूरज से परे, मतलब दूर झुका होता है। वहां सूरज की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणें मतलब फैली हुई कम गर्मी वाली? हाँ, और वहां दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी। तो नतीजा, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय भयंकर सर्दियों का मौसम होता है, शीत ऋतु। अरे वाह, मतलब जब हमारे यहाँ जून में गर्मी से बुरा हाल होता है, तब ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना में लोग स्वेटर पहने होते हैं। बिल्कुल, ये सब उस 23.5 डिग्री झुकाव का ही खेल है। कमाल है। अच्छा, फिर 6 महीने बाद क्या होता है, जब पृथ्वी घूमकर सूरज के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, दिसंबर में? सही सवाल। पृथ्वी घूमती रहती है। लगभग 6 महीने बाद 22 दिसंबर के आसपास स्थिति एकदम उलट जाती है। अब पृथ्वी ऐसी जगह होती है जहां दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर ज्यादा झुका होता है। अच्छा, अब नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ। हाँ, अब सूरज की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। तो
अब दक्षिणी गोलार्ध में सीधी धूप, दिन लंबे, रातें छोटी, वहां गर्मियां होंगी। शाबाश, बिल्कुल सही। अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है। और उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में किरणें तिरछी पड़ेंगी, दिन छोटे होंगे, रातें लंबी, मतलब हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम होगा। समझ गई। तो ये झुकाव और चक्कर मिलकर गोलार्धों में मौसमों को उलट-पलट करते रहते हैं साल भर। बिल्कुल, यही चक्र साल दर साल चलता है। ये तो हुई गर्मी और सर्दी की बात। लेकिन साल में 2 बार मौसम बड़ा अच्छा सा होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, वसंत और पतझड़। और आपने कहा था कभी-कभी दिन रात बराबर भी होते हैं, वो कब होता है? हाँ, बिल्कुल। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास। इन 2 तारीखों पर पृथ्वी अपनी कक्षा में ऐसी जगह होती है जहां उसका झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है, ना सूरज से परे। मतलब कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ खास झुका हुआ नहीं होता। पृथ्वी साइड से होती है सूरज के। अच्छा, तो फिर किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? इन दोनों दिनों पर सूरज की सीधी किरणें ठीक विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ती हैं। ओह, इक्वेटर पर। हाँ, और इसका नतीजा ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर हर जगह दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। करीब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अरे वाह, इसीलिए इन्हें शायद समदिवारात्रि या इक्विनॉक्स कहते हैं, समान रात। बिल्कुल सही। इक्विनॉक्स का मतलब ही है समान रात। और क्योंकि किरणें किसी एक गोलार्ध पर ज्यादा नहीं पड़ती, तो तापमान भी मध्यम रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। और यही लाते हैं वसंत और शरद ऋतु। हाँ जी, 21 मार्च के आसपास उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद, ऑटम। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, फॉल, और दक्षिणी में वसंत। ये तो पूरी पहेली सुलझ गई मौसम की। अच्छा, एक और चीज जो दिमाग में अटकती है वो ध्रुवों वाली बात, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ये कैसे? हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर यह भी उसी 23.5 डिग्री झुकाव का ही नतीजा है, उसका सबसे एक्सट्रीम रूप। सोचिए, जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका है, गर्मी के समय 21 जून के आसपास, तो पृथ्वी चाहे अपनी धुरी पर घूम भी ले, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल का जो बिंदु है वो लगातार सूरज की रोशनी में ही रहता है। मतलब सूरज वहां डूबता ही नहीं, 24 घंटे दिखता रहता है। हाँ, वो क्षितिज के पास घूमता रहता है पर डूबता नहीं। और ये स्थिति लगभग 6 महीने तक चलती है। इसे कहते हैं 6 महीने का दिन। बाप रे, 6 महीने लगातार दिन। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के झुकाव के कारण सूरज से लगातार छिपा रहता है। अंधेरे में वहां 6 महीने की लंबी रात चलती है। और फिर जब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुकता है, तब स्थिति उलट जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू हो जाता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात। यह अदला बदली हर साल होती है। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब ध्रुवों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना अलग होता होगा। हाँ, बिल्कुल। खैर, वहाँ स्थायी मानव बस्तियां कम हैं, ज्यादातर रिसर्च स्टेशंस हैं। तो अब ये साफ है कि झुकाव और परिक्रमा मिलकर तय करते हैं कि कब कहाँ कैसा मौसम होगा और दिन रात कितने लंबे होंगे। लेकिन पृथ्वी गोल भी तो है, क्या उसके गोल होने का भी तापमान पर कोई असर पड़ता है? मतलब क्या कुछ इलाके हमेशा ही ज्यादा गर्म रहते हैं, मौसम चाहे जो भी हो? बिल्कुल। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। पृथ्वी का गोल आकार, स्फेरिकल शेप, भी तापमान के वितरण में एक बड़ा रोल निभाता है। मौसम तो बदलते हैं, लेकिन कुछ जगहों का औसत तापमान हमेशा ज्यादा या कम रहता है। वो कैसे? देखिए, पृथ्वी गोल है, तो सूरज की किरणें जब आती हैं तो वो भूमध्य रेखा, इक्वेटर के आसपास के इलाके पर लगभग सीधी 90 डिग्री के कोण पर पड़ती हैं साल भर। हाँ, क्योंकि वो हिस्सा सूरज के सबसे सामने है। सही। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तर या दक्षिण में, तो पृथ्वी की सतह मुड़ती जाती है, कर्व होती है। तो किरणें तिरछी हो जाती होंगी। हाँ, किरणें उतनी ही ज्यादा तिरछी होती जाती हैं। और हमने पहले भी बात की थी कि सीधी किरणें मतलब ज्यादा गर्मी, तिरछी किरणें मतलब कम गर्मी, क्योंकि वो फैल जाती हैं। बिल्कुल। इसी आधार पर पृथ्वी को तापमान के कुछ स्थायी क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन्स कहते हैं। ताप कटिबंध, अच्छा, कौन कौन से हैं ये? मुख्य रूप से 3 है। पहला, उष्ण कटिबंध। टॉरिड जोन। उष्ण मतलब गर्म। हाँ, ये कर्क रेखा पड़ी 23 डिग्री उत्तर और मकर रेखा पड़ी 23 डिग्री दक्षिण के बीच का पूरा इलाका है, यानी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ।
यहाँ साल भर सूरज की किरणें काफी सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती। अच्छा, तो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया। हाँ। फिर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीत प्लस उष्ण मतलब न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। ये कहाँ है? ये उष्ण कटिबंध के ऊपर और नीचे वाले हिस्से हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण तक। यहाँ तापमान कैसा रहता है? यहाँ किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ मध्यम तापमान रहता है। यहाँ आपको अलग अलग मौसम, गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़ साफ महसूस होते हैं। ज्यादातर दुनिया की आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है। हाँ, जैसे भारत का उत्तरी हिस्सा, यूरोप, अमेरिका वगैरह। बिल्कुल। और तीसरा है शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा। ये तो पक्का ध्रुवों के पास होंगे। हाँ, आर्कटिक वृत्त के ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध और अंटार्कटिक वृत्त के नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ सूरज की किरणें या तो पड़ती ही नहीं 6 महीने की रात में, या पर बहुत ही ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ बहुत ठंड रहती होगी। जबरदस्त ठंड। यहाँ बेहद ठंड होती है, ज्यादातर बर्फ जमी रहती है। 6 महीने के दिन में भी किरणें इतनी कमजोर होती हैं कि ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती। समझ गई। तो गोलाकार से ये तय हुआ कि इक्वेटर गर्म, पोल ठंडे और बीच में ठीक ठाक, और झुकाव और घूमने से मौसम बदले। वाह। हाँ, ये सब मिलकर काम करते हैं। चलिए, अब इतनी सारी जानकारी हो गई है, अगर किसी को बस मुख्य बातें याद रखनी हो तो आप कैसे समझाएंगे, एकदम संक्षेप में? जरूर। देखिए, 3 मुख्य बातें हैं। पहला, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, घूर्णन। इससे दिन और रात होते हैं, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, परिक्रमण, और वो भी 23-23.5 डिग्री झुकी हुई। इन दोनों के मिलने से मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़। इसमें लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। तीसरा, पृथ्वी गोल है, इस वजह से भूमध्य रेखा के पास उष्ण कटिबंध हमेशा ज्यादा गर्मी, ध्रुवों के पास शीत कटिबंध हमेशा ज्यादा ठंड, और बीच के इलाकों शीतोष्ण कटिबंध में मिला जुला तापमान रहता है। वाह, घूर्णन से दिन रात, परिक्रमण प्लस झुकाव से मौसम, और गोल आकार से तापमान के जोन। बिल्कुल, यही 3 चीजें मिलकर तय करती हैं कि पृथ्वी पर कहां, कब, कैसा माहौल होगा। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हम सब एक ऐसे विशाल गोले पर रह रहे हैं जो अंतरिक्ष में लगातार नाच रहा है, घूम भी रहा है, चक्कर भी लगा रहा है, और थोड़ा टेढ़ा होकर। और इसी नाच से हमारे दिन, रात, साल, मौसम, फसलें सब कुछ जुड़ा है। हमें ये कितना नॉर्मल लगता है, पर इसके पीछे कितनी सटीक व्यवस्था है कुदरत की। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। क्या? हम जानते हैं कि आज ये गतियां और झुकाव कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लाखों साल पीछे या आगे देखें, तो क्या पृथ्वी का ये झुकाव हमेशा 20.5 डिग्री ही रहा है, या क्या उसकी कक्षा का आकार हमेशा ऐसा ही रहा है? मतलब क्या ये बदल सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों सालों के दौरान इनमें बहुत धीमे, बहुत छोटे बदलाव आते हैं। पृथ्वी का झुकाव थोड़ा कम ज्यादा होता है, उसकी कक्षा थोड़ी ज्यादा अंडाकार या कम अंडाकार होती है। इन्हें मिंकोविच साइकिल्स कहते हैं। अच्छा, तो इसका क्या असर पड़ता होगा? माना जाता है कि अतीत में जो बड़े बड़े हिमयुग आए और गए, उनमें इन खगोलीय बदलावों की भी भूमिका हो सकती है। ये बदलाव तय करते हैं कि किसी समय पृथ्वी के किस हिस्से को कितनी सौर ऊर्जा मिल रही है। अरे, मतलब ये छोटे छोटे बदलाव भी लाखों साल में धरती की जलवायु को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, ये एक मजबूत थ्योरी है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में भी क्या ऐसे प्राकृतिक दीर्घकालिक बदलाव हमारी जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं, उन बदलावों के अलावा जो आज हम इंसान कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब प्रकृति के अपने चक्र भी हैं जो बहुत धीमी गति से चलते हैं। बिल्कुल, ये ब्रह्मांडीय घड़ियां बहुत धीरे चलती हैं, पर चलती जरूर हैं। वाह, क्या बढ़िया बिंदु पर लाकर छोड़ा है आपने इस चर्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया सब समझने में। मुझे भी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी पृथ्वी के इस अद्भुत नृत्य को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।